है आपका वॉक्सी टॉक्सी की संवाद कार्यक्रम में। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी, जिनसे आज हम संवाद में बहुत सारी बातें करेंगे। और संवाद में अभी हमने तमाम सारे लोगों से सवाल पूछे। ओम प्रकाश राजभर जी के पर्सनल अकाउंट पर भी हमसे बात होने के बाद में पूछे गए सवाल, तो बहुत सारे सवाल आए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा जो हमारे पास आया हुआ कि ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद भी आपने ये पार्टी बनाई, आपका ये क्या निर्णय? देखिए, देश की जनता के बीच में जिस वादे के साथ पार्टी बना करके लोग आए, जनता भरपूर उनका साथ दिया। सत्ता पाने के बाद लोगों के विचार बदल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी आई तो देश के गरीबों से कहा कि हम देश से गरीबी मिटा देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा, कि ऐ देश के गरीबों, तुम इस रेखा के नीचे रहना, अब ऊपर आने की बात मत करना। वो गरीब ऊपर तब आएगा जब उसको अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, उसको रोजगार मिले, नौकरी मिले, तब वो आ सकता है। लेकिन सत्ता पाने के बाद कांग्रेस इस बात को भूल गई कि हमने जनता के बीच में क्या वादा किया। फिर उसी तरह जो भी पार्टियां सत्ता में आई, आज भी वर्तमान में देख लें, बीजेपी, जो वादा सबका साथ सबका विकास का नारा था, ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब सबका साथ सबका विकास का नारा खत्म हो गया। पूंजीपतियों का साथ गरीबों का विनाश, पूंजीपतियों का साथ युवाओं का विनाश शुरू कर दिया। ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार, ना हटा दीजिए खाली, तो गुंडा राज और भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण के मामले न हो रहे हैं। एक घटना से पुलिस को निजात नहीं मिल रही है, तब तक दूसरी घटना तुरंत तैयार हो जा रही है। तो ये जो वादा करके लोग गए, जैसे वर्तमान सरकार ने कहा था देश के युवाओं से, कहने का मतलब है कि आपने पार्टी बनाई रिफॉर्मेंस के लिए, कि जो है देश में कुछ रिफॉर्म बदलाव हमने करके दिखाया भी। मैं सत्ता में गया, बीजेपी के साथ गठबंधन था, मैं गया 2 साल सत्ता में रहा। मैं बार बार उनको यही याद दिलाता रहा कि जो आप जनता के बीच में बोल के आए हो, आपने कहा कि महंगाई हम कम करेंगे, आपने कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपने कहा कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, रोजगार, आप उसको कर नहीं पा रहे हो। आपने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे, विदेशों से जो नेता लोग जमा किए हैं, अधिकारी लोग जमा किए हैं, आप 15-15 लाख देंगे, उसको भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो फिर आखिर समय आप लोग वादा क्यों करते हो? ये हमारा झगड़ा उनसे 2 साल लगातार चला। जब हमने देख लिया कि ये बात सुनने वाले नहीं, अपने मन का करेंगे, इन लोगों ने जैसे जनता के बीच में कहा कि हम गरीबों, किसानों का, नौजवानों को कर्ज माफ हैं कि साल 2017 में जब इलेक्शन की पृष्ठभूमि बनी उत्तर प्रदेश में, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। उसके बाद सरकार बनी तो आप मंत्री बना दिए गए। तो बाद में जो है ऐसा क्या हुआ कि आपको मंत्री पद से बर्खास्त हुआ? हालांकि आपके बगावत के सुर बुलंद रहे, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ही जानती है। तब मुख्यमंत्री जी से कुछ संबंध वैसे थे या फिर आपको कुछ और चाहिए था उस आधार? नहीं, देखिए, अगर मुझे और नेताओं की तरह जीवन जीना होता तो मैं वहीं जूता पालिश करता, जी हजूरी करता, चमचागिरी करता, तो हम भी 150 करोड़ रुपया गरीबों का लूट करके हम भी माला माल हो जाते। लेकिन हमारी जो शर्त थी बीजेपी से, भारतीय झूठ पार्टी से, अब पहले तो ये हम नाम बदल दिए इस नाते कि देखिए, जब अटल जी की भाजपा थी तो अटल जी को देश के प्रति, समाज के प्रति एक चिंतन था। उनका भाषण हम बहुत सुनते हैं अटल जी का। लेकिन जब से बीजेपी गुजरातियों का कब्जा हो गया है, तब से बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। आपका कहने का मतलब है अटल जी के समय में भाजपा कुछ और थी और आज कुछ, आज बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। ये 100% झूठ बोलते हैं। ये जुमला सुनाने में, झूठ बोलने में, दुनिया में अगर कोई माहिर पार्टी है तो इस समय भारतीय झूठ पार्टी है, बीजेपी जिसको हम बोलते हैं। इन्होंने जो हमसे वादा किया था चुनाव के समय की, उस समय 1,62,00,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। हमने कहा सरकार हम बनवा सकते हैं, पूर्वांचल में हम आपको 125 सीट जितवा देंगे, हम गारंटी लेते हैं, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा में सुधार ले आइए। तो उस समय अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल, इसमें उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे महेंद्र नाथ पांडे जी, फिर उसके बाद केशव मौर्य हुए, सभी लोगों ने ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग कर देंगे। फिर हमने कहा कि आप दूसरा काम ये करो कि
कॉन्वेंट स्कूल में वहां कुर्सी मेज लगी है। 73 साल आजादी हो गया, प्राइमरी स्कूल में भी टाट है। टाट हटा करके कुर्सी मेज लगा दो। जो पढ़ाई आप कॉन्वेंट स्कूल में जो कोर्स चल रहा है, सब्जेक्ट है, विषय है, वही विषय आप प्राइमरी में भी पढ़ाई शुरू कराओ। सर, संवाद में शायद मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने दर्शकों को कह रहा हूं कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हमें संवाद करते हुए दिखे हैं जिन्होंने वास्तव में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की बात की। आखिर क्या कारण है कि हम दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं अपना पाते? देखिए, जनता के बीच में जो वादा करके लोग आते हैं, यहाँ आते ही मुकर जाते हैं। आते ही हिंदू मुसलमान शुरू हो गया सरकार का। आज जरूरत थी, जिस बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी में, आज वेंटिलेटर खरीदने की ज़रूरत है, किट खरीदने की ज़रूरत है, अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। इस पे ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है? विधायक खरीदने पर। जब वेंटिलेटर खरीदना है तो विधायक खरीद रहे हैं, अस्पताल बनाना है तो मंदिर बनाने जा रहे हैं। जब देश की सुरक्षा के सवाल पे जब बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ही झूठ बोल रहे हैं। आपका कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ने देश की जनता को भ्रमित किया? 100%। मतलब उन्होंने कहा कि 14 के पहले उन्होंने कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। 65% आबादी पूरे देश की 35 साल उम्र के नीचे की है, लगभग युवाओं की। 80 करोड़ 50 लाख इनकी आबादी है। इनसे वादा किया कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो ये नौजवान लगा कूदने। सरकार बना दिया। सरकार बनते ही इन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे। अब सोने की चिड़िया बन गई, विश्व गुरु बनाना शुरू कर दिया। विश्व गुरु नहीं बना पाए तो अब शुरू कर दिया कि अब आत्मनिर्भर बनो। अब आप सरकार से उम्मीद मत करो। अब कोरोना जैसी महामारी में अब इनका ध्यान इस समय वर्तमान में राजस्थान की सरकार गिराने में लगी है, विधायक खरीदने के लिए। जब कोरोना जैसी महामारी में गरीब को रास्ते में आप चलिए देखिए तो चालान हो रही है। सरकार अगर लायक होती तो 50 रुपए का मास्क देती और उसको अल्टीमेटम देती कि देखो इससे ये बीमारी फैल रही है, तुम इस मास्क को लगाओ, अगली दिन या अगली बार तुम पकड़े जाओगे तो तेरे खिलाफ हम 300 रुपये का चालान काटेंगे। एक ये मानवीय दृष्टि से ये रहता, लेकिन तुरंत पकड़ करके नहीं, चालान काटो, पैसा कमाओ। देखिए, वर्तमान सरकार शुद्ध रूप से पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है। उद्योगपतियों का काम हो रहा है। और आपको उदाहरण मैं बता दूं, ये गुजराती लोगों का कब्जा है बीजेपी पर। सरकार पूरी गुजरातियों कब्जे पे हैं। ये धंधा बिजनेस करने वाले लोग हैं। मोदी जी बोलते हैं नहीं कि आपदा में भी अवसर तलाशे जाते हैं, तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। वेंटिलेटर घोटाला हो गया गुजरात में, हिमाचल में पीपीई किट घोटाला हो गया, जब अध्यक्ष इस्तीफा भी दिया और वो जेल भी गया डायरेक्टर। और उसके अलावा आप उठा के देखिए, जब संविधान के दायरे में आपदा पीएम केयर फंड बना हुआ है, तो फिर नया पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत? इसका मतलब कि आप विधायक खरीदने के लिए पीएम केयर फंड बनाए हो और उसमें विधायक खरीद रहे हो, सरकार गिरा रहे हो। अगर उस पीएम केयर फंड में आपके पास पैसा है तो उस गरीब कमजोर जो रास्ते में बिना मास्क के चल रहा है, पैसा नहीं है उसको, हमने तो यहाँ तक देखा है कि गरीब अपनी जान बचाने के लिए पत्ते का जो रस्सी से बांध करके लगाए हैं, कपड़े का घर जो पुराना कपड़ा उसका काट करके लगा करके लोग चल रहे हैं। सरकार जरा सा भी मानवीय दृष्टि से इनको इंसानियत होती तो ये वहाँ 50 रुपए का मास्क देते। आज बीजेपी जो इनका अकाउंट है 73% 18 और 20 के बीच में बढ़ गया। पैसा कहाँ से आ गया? 73% बढ़ोतरी कहाँ से आ गया? ये मोदी जी 68,607 करोड़ रुपया गुजरातियों का 50 लोगों का माफ किया। रुपया लेके भागा कौन? गुजराती। बड़े बड़े ठिका पट्टा कौन? गुजराती। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती। ये सारे गुजराती मिलकर देश को लूट रहे हैं। आज जीडीपी आ गई जमीन पर, 0% है। इनको जीडीपी बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। आज आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है देश की। आज 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात करने वाला प्रधानमंत्री आज 20 करोड़ लोगों की नौकरी ले लिया। 6 लाख कंपनियां बंद हो गई। नोटबंदी, जीएसटी और ये कोविड-19 में 20
करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। लेकिन अब क्या कहें बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी को, ये इतने झूठे हैं कि दुनिया में नहीं मिलेंगे। अभी प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं, हमको अंदाजा कि 20 दिन या 25 दिन हुआ है, रोजगार मेला दिए हैं, रोजगार देने। अब देश के सूबे के एक महात्मा जी हैं, अब हम इनको क्या कहें, ये तो वही बीजेपी के भारतीय झूठ पार्टी गोल में हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने लाखों नौजवानों दिया है, हम तो दिया, मैं कह रहा हूँ दिए हैं, लेकिन वही कह रहा हूँ कि ये भी भारतीय झूठ पार्टी के गोल में ये शामिल हो गए हैं और इनको भी झूठ बोलने का एकदम ट्रेनिंग हो गया है। अब जैसे हम चुनौती देते हैं, हम आजीवन जब तक जीऊंगा तब तक योगी के घर दरबार में पानी भरूंगा, एक पैसा भी नहीं लूंगा। 20 दिन में ये बता दें कि एक चपरासी की नियुक्ति किए हो, एक चपरासी का, ओम प्रकाश राजभर का चैलेंज करता हूं, एक चपरासी की नियुक्ति किए हो, नहीं किया है। और काम रोजगार क्या गिना रहे हैं, पहले गिनाया कि 95 लाख, फिर उसके बाद 1,25,00,000। ये कौन रोजगार है? जो चाय की दुकान बंद थी, जो परचून की दुकान बंद थी, जो मीठा की दुकान बंद थी, रेडीमेड की दुकान बंद थी, जो दुकानें बंद थी उसको खुलवा दिया। कोरोना में बंद, लॉकडाउन में खुल गई तो वो रोजगार हो गया। और तो और देश के प्रधानमंत्री, जो झूठा प्रधानमंत्री देश का है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली की पार्लियामेंट में इन्होंने मजाक बनाया था मनरेगा का कि कांग्रेस गड्ढा खोदवा रही है। आपने मनरेगा पे सवाल भी हाल ही में उठाया मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने दिल्ली की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने सवाल उठाया था कि ये गड्ढा खोदवा करके देश के पैसा लूट रहे हैं। हम आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो भाई? और उसी को जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उसी को गिनवा दिए कि हमने 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिया। तो ये सब झूठे लोग उद्योगपतियों का काम कर रहे हैं। इनको न अस्पताल की जरूरत समझ में आती है, न स्वास्थ्य की जरूरत आती है, न शिक्षा की, न रोजगार की। ये पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। देश की संपत्ति, भाषण इनका मैं क्यों कहता हूं, ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, मोदी जी का भाषण हमने सुना है, देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की माइनिंग बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया, पूरे देश को बेचने जा रहे हैं। अब भाषण मार रहे हैं देश बिकने नहीं दूंगा। बाहर देश के प्रधानमंत्री, कम से कम आप देश के ऐसे। पीयूष गोयल तो अभी भी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि रेलवे को किसी भी प्रकार का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला। अब तो सामने होते तो हम पूछते उनसे। अब तो वही है कि वो बिना न मानत जलद जड़ गए बीत दिन 3, बोले राम सकोप तब भाई बिन होई न प्रीत। ये नौबत आ गई है। अब अभी तो रेलवे बेच रहे थे, अब रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं। सुर चढ़ गया, क्या कहते हैं, टेंडरिंग में शुरू हो गया है। अब रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, अब उसके बाद बस अड्डे बेचने जा रहे हैं। इतना तो इतना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बेचने जा रहे हैं। और क्या कहा जाए, ये पूरे देश की संपत्ति, मोदी जी ने कहा था कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। सही में झोला लेके चलने में ये पूरे देश की संपत्ति लूट करके लेके भाग जाएंगे गुजराती, हम लोग देखते रह जाएंगे। इस नाते हम देश की जनता से कहना चाहता हूं कि तेरे कमाई से, तेरे पैसे से देश में जो कुछ भी बना है 73 साल की आजादी में, वो तेरे पैसे से। तेरा पैसा कैसे लगा? आप सलाई खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, जो भी सामान खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। उसी टैक्स के पैसे से देश और प्रदेश का विकास होता है। तो तेरे पैसे की संपत्ति बिक रही है। सावधान हो जाओ, अपने विषय में सोचो, मोदी के, योगी के चक्कर में न पड़ो। ये दुनिया को झांसा देने वाले लोग हैं, दुनिया को दे दिया। अभी देखिए चीन वाला मामला उठा के देख लीजिए, चीन भारत में प्रवेश कर गया 60 किलोमीटर। मोदी जी कह रहे हैं कि ना हमारी कोई चौकी कब्जे में है, ना चीन हमारे सीमा में घुसा है, ना हमारा कोई जवान चीन के कब्जे में है। ठीक बात है, झड़प में 20 लोग मर गए। बाहर मोदी जी झड़प में मर गए। अरे हम लोग हुमची हुमचा करें तो कैसे मर जाएंगे? चीन ने हमला किया भारत के जवानों पर, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। सर क्या कारण है कि चाइना का मुखर तौर पे हम लोग पाकिस्तान को तो हर बात में कह लेते हैं, चाइना को हम हर बात में मुखर विरोध क्यों नहीं कर पाते? देखिए, बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी के लोगों का चोली दामन का संबंध चीन और बीजेपी, इस चोली दामन का संबंध राहुल गांधी का गिनाते हैं। देखिए, अगर सच कहा जाए तो बीजेपी जिंदा है सिर्फ कांग्रेस के नाम पर। अच्छा। और कुछ नहीं इसके पास। इस नाते मैं कहता हूं कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय का भी भाषण हमने सुना। मेरे पास वीडियो है, मैं सब वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूं उनका।
A to Z हम 12 से लेकर के रिकॉर्ड रखा है राजभर जी। हाँ, अगर कोई सवाल मुझसे पूछे तो मैं तुरंत दूंगा भाई। मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला है कि जब वो इन्होंने कॉलेज खोला था उस समय तो एक यूनिवर्सिटी बना रहे थे, क्योंकि दुनिया में सबसे मेडल जीतने वाला चीन है, तो चीन से इन्होंने समझौता किया कि हम आप ही की तरह यूनिवर्सिटी गुजरात में बनाएंगे। तो चीन तब से जाते आते हैं, इनका चोली दामन का संबंध है। अगर ऐसा नहीं है तो 20 जवान शहीद हुए, 10 जवान पकड़े गए, 3 दिन बाद छूटते हैं, और सीमा पर इतना बड़ा तनाव पड़ा हुआ है। उनके गृह रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन भारत में प्रवेश कर गया है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं नहीं किया है। तो फिर 1.5 किलोमीटर पीछे हटा कहाँ? चीन में हटा। ये 100% झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। सर, आपको लगता है कि देश की जनता को पूरा सच नहीं बताया जा रहा है? देखिए, आज भी 60% लोग अशिक्षित हैं, उनको इसे पता ही नहीं है। उनसे पूछे तो कहना भैया हमको पता ही नहीं है कहाँ का हो रहा है। उनको अपने रोजी रोटी, जो बेचारा सुबह उठा रिक्शा चला रहा है, कोई दिहाड़ी पे मजदूरी कर रहा है, जो किसान है खेत में चला गया अपना काम कर रहा है, वो कहाँ टीवी देख रहा है, कहाँ अखबार पढ़ रहा है, और जो पढ़ भी रहा है मान लीजिए तो किसी दूसरे को बता भी नहीं रहा। तो 60% लोग तो वैसे ही हैं। तो ये बीजेपी के लोग जानते हैं कि इन लोगों को हम लोग सिर्फ जिंदा रखेंगे तो हमारी बात मानेंगे। इस नाते पूरे देश की संपत्ति अपने मुट्ठी में कर रहे हैं। फिर मैं आपके माध्यम से देश की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई तेरी संपत्ति बिक रही है, आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा करो, वरना कल तुझे अंग्रेजों से, गुलामी से भी बदतर जिंदगी में बीजेपी पहुंचा देगी। देश की राजनीति से हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति के परिवेश में आते हैं। 17 में सरकार बनी, आप कैबिनेट मंत्री बने, उसके बाद बागी होने की वजह से आपको बर्खास्त किया गया। आपकी जगह पे बनारस से विधायक अनिल राजभर जी को आपका मंत्रालय दे दिया गया। तो ओम प्रकाश राजभर जो है अपने बराबर में अनिल राजभर को कैसे देखते? क्या इससे आपकी पार्टी को कोई खतरा महसूस होता है या जनाधार को कुछ? इस पे ओम प्रकाश राजभर क्या? देखिए, मालिक और नौकर दो होता है। नौकर मालिक के सामने दुम हिलाता है, मालिक की मर्जी से काम करता है, और मालिक होता है, मालिक अपनी मर्जी से काम करता है। आज जो ओम प्रकाश राजभर कर चुका है और कर दिया है 2 साल में, विभाग की ही बात अगर ले लीजिए, 1 इंच भी आगे विभाग नहीं बढ़ा, 1 इंच भी, बल्कि डाउन क्या हो गया? 598 करोड़ रुपया शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति थी।